हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईएसएस कॉलेज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ था कि कैसे हम ब्रेसन-हार्म लाइन एल्गोरिथम का यूज करके किसी लाइन को ड्रा करेंगे। हमने वहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे और आपने भी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया था, तो आपने उसका आंसर भी मुझे सेंड किया था कुछ लोगों ने। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है ब्रेसन-हार्म लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम एंड डीडी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे हमने लाइन को ड्रा किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्किल को ड्रा करना है। और सर्किल को ड्रा करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 एल्गोरिथम्स हमारे पास फिर से हैं। कौन कौन सा? डीडी एल्गोरिथम है, ब्रेसन-हार्म लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है और मिड पॉइंट एल्गोरिथम है। आपके कोर्स में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ब्रेसन-हार्म पढ़ना है और क्या पढ़ना है, मिड पॉइंट पढ़ना है। मतलब लाइन में हमें क्या पढ़ना था, 2 एल्गोरिथम्स, डीडी एल्गोरिथम्स और ब्रेसन-हार्म लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। वो तो क्लियर हो चुका है आपका। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ब्रेसन-हार्म सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम और मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम्स। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे सर्कल ड्रा करना जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं सर्कल होता क्या है। तो वही स्कैन कन्वर्टिंग सर्किल्स। तो देखिए सर्किल इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंपोनेंट इन पिक्चर्स एंड ग्राफ्स। इस आपसे जानते हो सर्कल हर जगह पे क्या होता है, यूज होता है। और अ प्रोसीजर फॉर जनरेटिंग आइदर फुल सर्कल और सर्कल एक्स आर इंक्लूडेड इन द मोस्ट ग्राफिक्स पैकेज। मतलब जितने भी आप लोग कोई चीज ड्रा करते हैं, पेंट हो गया आपके पास या फिर फोटोशॉप, मतलब कोई भी चीज, यहाँ तक कि आप पिक्चर मैनेजर देख लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, मतलब कुछ भी अगर आप क्या कर रहे हो, ड्रा कर रहे हो, या पावर पॉइंट ही ले लो, वहाँ पे कुछ भी अगर आप ड्रा कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सर्कल या अर्क बनाने के लिए ऑलरेडी दिया होता है। तो सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, कोई भी इमेज को या ग्राफ को ड्रा करने का। क्लियर? तो अब सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो बनी है क्या आपकी सर्किल है। इसमें अब सर्कल को डिफाइन करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक मैंने देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू डिफाइन किया। मतलब सर्कल का इक्वेशन इतना आप जानते रहो। तो देखिएगा भाई, सर्कल कैन बी डिफाइंड इन 2 फॉर्म्स। सर्कल विथ, पहला है सर्कल विथ सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे x² + y² = r²। आपने हो सकता है ये इक्वेशन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सर्कल का इक्वेशन मैथ वगैरह में। तो वही मैंने यहाँ बताया कि तुमको एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत जानते रहो कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है या सर्कल यहाँ पे किस तरह डिनोट करी जाती है। तो ये आपके पास क्या, एक सर्किल है। ये आपके पास यहाँ पे क्या हमारे कोई पॉइंट है P है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, x होती है। ये कितनी होती है, y होती है। और ये क्या होता है आपका r होता है। तो इसका जो सर्कल का इक्वेशन बनेगा यहाँ से, वो क्या बनेगा, x² + y² = r²। लेकिन ध्यान रखिएगा सेंटर इस सर्कल क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो क्लियर है, अगर सेंटर 0 0 ओरिजिन पे है तो इक्वेशन किसका होगा, सर्कल का। किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म में, जहां पे वही दिया x क्या है, x कोऑर्डिनेट्स, y क्या है, y कोऑर्डिनेट्स, r का रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है। एक दूसरा फॉर्म ये यहाँ पे है कि अगर आपको क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिनोट करना है, तो भी आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। r = r cos थीटा, y = r sin थीटा। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। अब इस तरह से देखा जाए यहाँ पे तो ओवरऑल ये r है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एक लाइन ड्रा यहाँ पे करिए, रेडियस क्या है, r है, और यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो अगर हम लोग इस कंपोनेंट को निकालते हैं, x को निकालते हैं, तो हमने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, अगर इस कंपोनेंट को आप यहाँ पे निकालते हैं तो x = क्या होगा, r cos थीटा, y = क्या होगा, r sin थीटा। जो एंगल से लगा हुआ आपको एंगल से लगा हुआ एक्सिस होती है वो कास में जाती है, और जो एंगल से दूर होती है वो साइन में जाती है। देखिए यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन किसी को होता है तो आप फिजिक्स वगैरह में 12th वगैरह में क्या करें, इस तरह से पढ़ेंगे नहीं पढ़े आप। यहाँ पे जब भी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालने, अगर ये आपके पास क्या है, थीटा है, अगर आपके पास क्या है, ये थीटा है, तो कहीं ना कहीं ये पोर्शन किस में आता है, अगर ये आपके पास क्या था, r था, अगर ये आपके वेक्टर क्या है, r है, ये किस में जाता था, r cos थीटा में, और ये किस में जाता था, r sin, जो एंगल से दूर r sin थीटा। वही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। वही किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको सिलेबस के रिगार्डिंग ये नहीं है कि सर्कल क्या होता है, बट आप थोड़ा बहुत जानते रहो कि सर्कल का है मतलब क्या है। तो थीटा क्या है, एंगल है, x क्या है, x कोऑर्डिनेट, y क्या है, y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे सर्कल रेडियस क्या है, r है। तो क्लियर होगा सर्कल क्या होती है। आई थिंक ये कॉमन सी बात है। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि सर्कल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे या डिनोट कैसे करेंगे। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पढ़ने वाले हैं कि सर्कल को ड्रा करने के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज होंगी। उससे पहले देखिए सर्कल एक सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे है कि किस, कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, देखिए 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से भी आप डिवाइड कर रहे हो तो ये 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर की सिमेट्री ये आ गई, मतलब मिरर इमेज अगर मिल जाए हमको, अगर हमको इस पार्ट का, ये जो पार्ट आपके पास है, इसका पूरा मिरर इमेज यहाँ मिल जाए तो मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल तो कहीं ना कहीं सर्कल क्या है आपके पास, एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो इसका हम लोग फायदा उठाते हैं। इसका फायदा उठाने का मतलब, एडवांटेज लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पूरी सर्किल एक बार में ड्रा करने की जरूरत नहीं है। आप एक पोर्शन क्या करोगे, यहाँ पे ड्रा करोगे, कोई भी, मतलब मैंने बोला आपने क्या किया, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई भी
ये क्वाड्रेंट आपको पता है, तो हम लोग यहाँ पे और आसानी के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 8 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस पार्ट को ड्रा करते हो, अगर आप इस पार्ट को क्या ड्रा करते हो और ड्रा करने के बाद अगर आप रिफ्लेक्ट कराते हो, आपको याद हो मैंने क्लास में पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें रिफ्लेक्शन बताया नहीं बताया था। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट, जैसे मैंने कहा है आपके पास यहाँ पे ये आपने ड्रा किया, इसके बाद इस लाइन के थ्रू आपने यहाँ पे क्या किया, रिफ्लेक्ट करा दिया। रिफ्लेक्ट मतलब यहाँ एक मिरर रख दो, यहाँ पे क्या रख दो, एक मिरर रख दो। तो ये वाला जो सर्कल का पोर्शन है, बताओ यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा तो अब ये जो ये पोर्शन था आपका सेकंड पोर्शन वाला यहाँ पे था, क्या इसको ड्रा करने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं। या तो मैंने कहा आपने इसको ड्रा किया, पहले किसको ड्रा किया, इस वाले ये पहला पोर्शन मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, दूसरा पोर्शन मान लेते हैं। तो अगर आपने पहले इसको ड्रा किया और ड्रा करने के बाद यहाँ पे क्या रखा आपने, मिरर रखा, क्या रखना यहाँ मिरर रखा, जैसे मिरर रखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो ये पूरी की पूरी जो ये शेप है ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। मतलब ये तो पूरा पूरा ड्रा हो गया। तो अगर आप अब यहाँ पे पूरा क्या रखें, मिरर रखें, यहाँ पे क्या रखें, अगर आप मिरर रखें, अगर यहाँ पे आप मिरर रखते हैं तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड पूरा का पूरा चला जाएगा। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, मिरर इमेज रखते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कराते हैं, ये पूरी की पूरी सर्कल क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि मैं फिलहाल पूरा एक साथ नहीं कराने वाला हूँ, कि एक पोर्शन को आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, उसके बाद रिफ्लेक्शन के थ्रू आप 7 आर्कटेंट से बचेंगे आपके, मतलब आर्कटेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक को तो आपने क्या ड्रा कर लिया, बाकी 7 आर्कटेंट्स को आप रिफ्लेक्शन थ्रू क्या कर सकते हो, पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्लियर है? यही हम लोग आगे यहाँ पे देखने जा रहे हैं और इसी का हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, फायदा एडवांटेज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, 8 वे सिमेट्री। क्या पढ़ लेते हैं, 8 वे सिमेट्री। तो आपका अगला टॉपिक यही यहाँ पे है, 8 वे सिमेट्री। इसमें देखिएगा वही लिखा गया है, 8 वे सिमेट्री का मतलब वही है जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ। अ सर्किल इज अ सिमेट्रिकल फिगर। क्लियर है? एनी सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिथम कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सर्कल सिमेट्री। कोई भी एल्गोरिथम होगी वो इसी सर्कल सिमेट्री के लेती है, एडवांटेज लेती है, टू प्लॉट 8 पॉइंट्स फॉर ईच वैल्यू दैट द एल्गोरिथम कैलकुलेट्स। 8 way symmetry is used by reflecting each calculated point around each 45 डिग्री एक्सिस। मेरा कहने का मतलब है, ये जो अभी मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ये दिखा रहा हूँ, 45 मतलब यहाँ पे ये देखिए आप, ये क्या पूरा पूरा 8 पार्ट में क्या है यहाँ पे डिवाइड, 8 पार्ट में क्या है यहाँ पे डिवाइड है। तो अब ये जो एक पार्ट कितने का है, 45 डिग्री का, वही बताया जा रहा है कि हर एक कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। वही बोला गया है, 8 way symmetry is used by reflecting each calculated point around each 45 degree axis. Only one part is calculated with the help of circle algorithm. वही चाहे ब्रेसन-हार्म हो चाहे क्या मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम में एक ही पार्ट को हमें क्या कैलकुलेट करना होता है। 7 more part could be found by reflection, और बाकी हम रिफ्लेक्शन क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, तो वही हम बनाया था पिछली स्लाइड में, उसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, ये 5th, 6th, 7th और क्या हो गया 8 हो गया। तो ये हर एक क्या होगा, 45 डिग्री का पार्ट होगा। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है, अगर आपने क्या किया है, इस पार्ट को कैलकुलेट किया हुआ है, तो अगर आपने इस पार्ट को कैलकुलेट यहाँ पे किया हुआ है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो आप इसको भी कर सकते हैं, या इसको कर लिया तो इसको भी कर सकते हैं। मतलब अगर रिफ्लेक्शन कराइए, एक एक पार्ट को कराइए, अगर आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है तो इसको भी आप कर सकते हैं फाइंड आउट, अगर इसको आपने फाइंड आउट कर लिया है तो इसको भी क्या करते फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक पार्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी सब अपने आप क्या होंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। इसलिए जो एल्गोरिथम्स होंगी उस एल्गोरिथम में हम लोग किसी ना किसी एक पार्ट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और बाकी को हम लोग किसके थ्रू फाइंड कर लेंगे, रिफ्लेक्शन के थ्रू फाइंड कर लेंगे। तो क्लियर होगा ना? तो ओवरऑल आपकी जो भी सर्कल ड्रा होगी वो सर्कल किसी एक आर्कटेंट को ड्रा करने के लिए यूज करी जाएगी। चाहे मोस्टली सब लोग ज्यादा एल्गोरिथम क्या करती हैं, ये 90 डिग्री है, क्या आपके पास 90 डिग्री है, आप सभी को पता है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 45 90। तो अक्सर एल्गोरिथम्स क्या करती हैं, 90 से लेके 45 90 से लेके 45 तक के जो पार्ट है उसको ड्रा करती हैं, बाकी चीजें रिफ्लेक्शन हम लोग क्या करें, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी पढ़ना क्या है, 2 एल्गोरिथम्स। पहले एल्गोरिथम क्या है, ब्रेसन-हार्म लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, और दूसरे एल्गोरिथम यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं यहाँ पे, ब्रेसन-हार्म सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। इसमें देखिएगा क्या होता है, आपने ऑलरेडी चीजों को पहले पढ़ भी लिया है कि कैसे करना है, 8 वे सिमेट्री से करना है या एक पार्ट को ड्रा करना है, वही सारी चीजें यहाँ पे क्या करेंगे, लिखी गई हैं। Bresenham circle drawing algorithm is a circle drawing algorithm that selects the nearest pixel position to complete the arc.
मेरा कहने का मतलब ये हुआ, वो आपने देखा था लाइन में, आपने लाइन में देखा था, याद होगा मैंने कहा था कि अगर आपके पास क्या कोई भी लाइन हो तो वो क्या करता है, नियरेस्ट पिक्सल क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ये आपने लाइन में पढ़ा हुआ था। मेरा कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि अगर आप बताया गया था कि अगर आपके पास क्या हो कोई पार्ट है, इस तरीके से क्या कोई पार्ट है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ बनाया गया था आपको। इसके बाद ऐसा मैंने बताया था आपसे, वहाँ याद होगा आपको, पिछली साल में एक बार देखिए वैसा हमको, तो मैंने कहा था कोई लाइन अगर ड्रा करी गई है तो आपके पास या तो इस पिक्सल्स होकर जाएगी या तो इस पिक्सल्स होकर जाएगी, सॉरी, या तो इस पिक्सल्स होकर जाएगी या तो इस पिक्सल्स होकर जाएगी। तो अब यहाँ अगर बीच से लाइन जा रही है तो हम उस लाइन को लेंगे, उस पिक्सल को लेंगे जो क्या होगा, इस लाइन के क्लोजेस्ट होगा। वही कहने का मतलब होगा कि ब्रेसन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये खासियत उसमें होती है कि ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है नियरेस्ट पिक्सल पोजीशन को जो आर को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। क्लियर ना यहाँ पे। द यूनिक पार्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम इज दैट इट यूजेज ओनली इंटीजर अरिथमेटिक। वहां भी आपने देखा हुआ था किसी टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूज नहीं करता है। ये इसका क्या फायदा है, इट सिग्निफिकेंटली फास्टर देन अदर एल्गोरिथम, इसलिए क्या सबसे क्या होती है, फास्ट होती है। एज पर ए टू सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, सर्किल कैन बी डिवाइड इनटू 8। तो आप सब जानते हो कि 8 वे सिमेट्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सर्कल के कि आपकी सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 8 पार्ट में, और ये हर एक कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है। वही बोला गया फर्स्ट पार्ट इज जनरेटेड फ्रॉम 90 टू 45। मैंने अभी बता के आया था ना, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जो आपके पास क्या होगा, ये अगर ये कोई सर्कल होता है, अगर इसको अगर 8 पार्ट में आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ये जो पार्ट यहाँ पे होता है ये 90 से कहाँ जा रहा है, 45 जा रहा है, 90 से इतने पार्ट वही ड्रा करती है कौन, सर्कल, ब्रेसन-हार्म लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। मैं अभी बता के आ रहा हूँ मोस्टली एल्गोरिथम क्या करती हैं, 90 से लेकर 45 तक के पार्ट को ड्रा करती हैं। वही यहाँ लिखा गया है, द एल्गोरिथम कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ पिक्सल्स इन फर्स्ट ऑक्टेंट। वही फर्स्ट ऑक्टेंट इसको हम मान लेते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट क्या करती हैं लोग, कहीं ना कहीं कैलकुलेट करती हैं पिक्सल्स को ऑफ 45 डिग्री एंड एक्सटेंड इट टू द अदर 7 ऑक्टेंट, मतलब और इसको अदर 7 ऑक्टेंट में क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं, बढ़ाती हैं, किसके थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू। क्लियर। फॉर एवरी पिक्सल एक्स वाई द फॉलोइंग द एल्गोरिथम ड्रा पिक्सल इन ईच ऑफ द 8 ऑक्टेंट ऑफ द सर्कल। सो कहने का मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएगा कैसे कैसे क्या होनी है, आपको ड्रा होनी है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है ना, मतलब क्या बोला जा रहा है। तो जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसके थ्रू आपको यहाँ समझने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ चीजें मैंने क्या की पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए कहने का मतलब ये था ना कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कैसे, वो मैं पीछे भी आपको ये दिखा के आ रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वही सेंटर ऑफ सर्कल में यहाँ क्या मानते हैं, 0 0 है। अभी सेंटर ऑफ सर्कल हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे 0 0 है। और 8 ऑक्टेंट को कैसे आपको क्या करना है, पिक्सल को सिलेक्ट करना है, वही यहाँ पे दिखाया। जैसे मैंने बोला अगर ये पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट देखिए इस पे एक पॉइंट क्या एक्स वाई है, तो अगर रिफ्लेक्शन करोगे तो ये सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना। अगर आपका ये पॉइंट क्या है एक्स वाई है तो यहाँ से आप क्या करो, रिफ्लेक्शन करोगे। जब यहाँ से क्या रिफ्लेक्शन करोगे तो ये जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, क्लियर है, यहाँ पे ये जो भी पार्ट है आपका, और ये जो पार्ट है तो ये वाला पार्ट ये बन जाएगा और ये वाला पार्ट ये बन जाएगा। मतलब जो यहाँ पे क्या था एक्स था वाई बन जाएगा, जो वाई था क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। चलो यहाँ पे देख लो, अगर इधर आप जाते तो यहाँ एक्स क्या होगा, माइनस होगा, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन जब रिफ्लेक्शन यहाँ से करोगे आप, जब यहाँ पे आएगा तो सिंपल सी बात है, एक्स क्या बन जाएगा, वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब जब आप रिफ्लेक्शन करते हो ना, जब आप रिफ्लेक्शन करते हो तो एक्स क्या बन जाता है, वाई, और वाई क्या बन जाता है, यहाँ पे एक्स बन जाता है। अगर यहाँ से आप क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्शन कर रहे हो, तो क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ चला जाए, देखा जाता है ये पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये जो पार्ट नहीं दिखा यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका देखा यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इस तरीके से आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको एक पॉइंट मिल गया, इस तरीके से आप सारे पॉइंट क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग थियरी यहाँ पे बहुत कम आती है, एल्गोरिथम्स आती है। तो एल्गोरिथम जितना आपको मैंने यहाँ पे काफी सारे पॉइंट बताए हुए हैं, इसमें से अगर आपको कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया गया, इसमें से आपको जो पॉइंट्स याद है कि हाँ ये नियरेस्ट पिक्सल पोजीशन क्या करता है, सिलेक्ट करता है, और साथ ही साथ इसमें इंटीजर कैलकुलेशन को यूज करता है, फास्टर होता है, ये क्या करता है 90 से 45 डिग्री को सिलेक्ट करता है, 8 वे सिमेट्री का यूज करता है, उसका एडवांटेज लेता है। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद मेन एल्गोरिथम पे आइएगा। अब एल्गोरिथम में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ स्टेप 1 है, रीड द सेंटर एंड रेडियस आर ऑफ द सर्कल। अब सिंपल सी बात, आप क्या ड्रा करना जा रहे हो, सर्कल, तो वहां आपको सेंटर पता होना चाहिए, वो रीड करोगे दिया जाएगा, और आपको रेडियस क्या करी जाएगी, दो चीज आपको दी जाएगी, सेंटर और रेडियस। दूसरा पॉइंट है असाइन द स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू असाइन करोगे, और हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स में क्या रखना आपको 0 और वाई में क्या रखना वो रेडियस। तो क्लियर है, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका 0, R। इसके बाद
कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, वहां भी आपने देखा था लाइन में भी डिसीजन पैरामीटर, तो यहाँ भी क्या होगा, डिसीजन पैरामीटर होगा इसमें, और इसकी वैल्यू है स्टार्टिंग पे फॉर्मूला बोल सकते हो आप यहाँ पे डी इक्वल टू 3 - 2। मैंने बताया था ये बनी बनाई एल्गोरिथम्स हैं, इसमें आपको अपनी कोई लॉजिक नहीं लगानी है, जो एल्गोरिथम में दिया गया है उसको रीड करके उस पर क्या एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, यही यहाँ पे करना है। तो डी इक्वल टू 3 - 2r क्लियर है, यहाँ पे याद रहेगा। पहला पॉइंट रीड करना, दूसरा स्टेप इनिशियलाइज करना पहले पॉइंट को, तीसरा क्या है इनिशियल डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करना है। क्लियर हो जाए कैलकुलेट। अब क्या करना है, इनिशियल पॉइंट को प्लॉट कर देना है, हमेशा की तरह 0 r क्या करना है आपको प्लॉट कर देना, ग्राफ पे दिखा देना है। इसके बाद जो स्टेप 6 में आगे लिख रहा हूं उसको रिपीट करना आपको, कब तक, जब तक x की वैल्यू क्या हो, y से छोटी या बराबर, तब तक क्या करना है, रिपीट करना है नेक्स्ट स्टेप को, वो मैं आगे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये जो x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू r है, अब यहाँ पे क्या होगा, x 0 होगा, y की वैल्यू जैसे 5 है, जब तक 5 ना हो जाए, x की वैल्यू बोल सकते हैं, जब तक छोटी या बराबर किससे हो, y से हो, तब तक क्या करना है आपको, ये जो मैं नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको इसको क्या करना है, आपको रिपीट करना है। क्या है नेक्स्ट स्टेप, डी जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, अगर वो 0 से छोटा है तो आपको x में क्या करना है, 1 का इंक्रीमेंट करना है, y में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और d इक्वल टू डी प्लस 4x प्लस 6, डी को फिर से क्या करना है, अपडेट करना है। क्लियर। अगर d लेस देन 0 है तो आपको ये वर्क करना है, अगर d लेस देन 0 नहीं है, इक्वल टू या ग्रेटर 0 है, तो आपको क्या करना है, एल्स पार्ट चलाना है, और एल्स पार्ट में क्या है, दोनों को x को बढ़ाना है, y को माइनस करना है, और d को चेंज करना है, d इक्वल टू डी प्लस 4x माइनस y प्लस 10। अब ये चीजें यहाँ थोड़ी आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, क्योंकि मैं इसको डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपके कोर्स वगैरह में नहीं है डिराइव डेरिवेशन वगैरह, तो डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, कहाँ से कैसे आया है, इसलिए बस इतना दिमाग में रखना। अगर डी लेस देन 0 होता है तो x को बढ़ाना है, d को चेंज करने का तरीका डी प्लस 4x प्लस 6। अगर x में d 0 से छोटा नहीं है, बराबर या बड़ा है, तो एल चलेगा, इसमें x को बढ़ाना, y को घटाना है, और यहाँ पे क्या होगा, d को d प्लस 4x माइनस 4y प्लस 10। और ये तो याद हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो याद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने 2 एल्गोरिथम्स ऑलरेडी आपके माइंड में सेट हो गई होंगी, उस तरह से ये भी सेट हो जाएगी। तो 7 क्या स्टेप क्या आपका, प्लॉट करो क्या x, जैसे x y कैलकुलेट करो, उसके बाद क्या करते जाओ, ग्राफ पे प्लॉट करते जाओ। स्टेप 7 तक क्लियर आपको आई थिंक होगा। स्टेप 8 में क्या करना है, बस लिखना है, बस एक पार्ट आपका ड्रा हो गया, जो आप एल्गोरिथम पढ़ के यहाँ तक आ रहे हो, यहाँ तक जो आप पढ़ के आ रहे हो, इससे कितना पार्ट ड्रा हुआ, सिर्फ एक पार्ट ड्रा हुआ, एक आर्कटेंट क्या हो गया, ड्रा हो गया, कहाँ से, 90 से 45 तक। अब यहाँ से क्या होगा, वही बोला गया है कि इसी तरह ऑल रिमेनिंग 7 पार्ट जनरेट थ्रू रिफ्लेक्शन के थ्रू हो जाएगा, आपके वर्क हो चुका है, स्टेप 8 मतलब स्टॉप हो चुका है। क्लियर। तो क्या करना है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे पहले सेंटर और रेडियस को रीड करना है, उसके बाद पहला पॉइंट 0r, 0 का मतलब x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू r होगी। क्लियर, उसे इनिशियलाइज कर दो आप। उसके बाद डिसीजन पैरामीटर निकाल लो, d इक्वल टू 3 - 2r, d इक्वल टू 3 - 2r, r के वहाँ पे रेडियस आपको दी जाएगी ऑलरेडी। चौथा स्टेप क्या है, यहाँ पे है पहले पॉइंट को 0r क्या करो आप ड्रा कर दो। छठा पॉइंट क्या है, पांचवा क्या है आपके पास, वही रिपीट करना है स्टेप को जब तक कि x की वैल्यू लेस आर इक्वल क्या हो, y हो। स्टेप 6 सबसे इंपॉर्टेंट वही मेन है आपका, जो भी आपके पास क्या है यहाँ पे, ये स्टेप 7 है, ये क्या है यहाँ पे स्टेप 7, ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका स्टेप क्या है 7। स्टेप 6 तो ये था आपका, स्टेप 6 क्या था यहाँ पे, अगर डी की वैल्यू क्या हो, डी की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 हो तो x को बढ़ाना है, y में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, डी इक्वल टू डी प्लस 4x प्लस 6। अगर y डी की वैल्यू क्या है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, डी की वैल्यू छोटी नहीं होती है 0 से, तो क्या करना है आपको, x में बढ़ाना है। क्लियर, x में बढ़ाना है, y में क्या करना है आपको, घटाना है, और d को करना है d प्लस 4x माइनस 4y प्लस 10। क्लियर है, उस पर ड्रा कर देना है। ये आपका वहाँ पे 7 तक हो गया था, ये 8th स्टेप है, और ये क्या आपका 9th स्टेप है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। क्या है 8th स्टेप है, ये क्या आपका 9 है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये करने के बाद अब देखिए केस का क्या कभी कभी आएगा कि अगर आपका सेंटर ओरिजिन नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां पे कुछ नया नहीं करना है। लेकिन जब आपको पॉइंट को प्लॉट करने लगोगे, जैसे एक्स वाई जब भी आप प्लॉट करोगे, तो वहां पे क्या किसको ऐड करोगे, सेंटर को। एक्स सी वाई सी यहाँ पे क्या है आपका सेंटर पॉइंट्स हैं। क्लियर। तो ये कहने का मतलब मेरा, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, पहले बात इसको आप सही कर लीजिएगा, ये आपका क्या है यहाँ पे देखा जाए तो 8 है, ये क्या आपका 8 है, और ये क्या आपका 9 है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको पॉइंट आया ड्रा करने के लिए, क्या ड्रा 0,5, पहला पॉइंट क्या ड्रा करने का 0,5, ये एक्स की वैल्यू, ये क्या था रेडियस की वैल्यू थी, मतलब इतना आपको ड्रा करना था। लेकिन हम ड्रा करेंगे ना, अगर सेंटर मान लेते क्या होता है आपका, सेंटर मान होगा 2,2, अगर सेंटर क्या होता है 2,2, तो आप 0 + 2 करते, क्या करते, इस एक्स की वैल्यू को एक्स सी में क्या करते ऐड करते, तो आंसर क्या था 2,
और साथ ही साथ इस y की वैल्यू को y में क्या करते हैं, ऐड करते तो क्या आता है 7 आता है। तो अब यहाँ किसको ड्रा करते हैं, 2 और 7 को। बात समझ में आई। तो जब आप ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, उस समय क्या करेंगे, आप सेंटर को भी उसमें ऐड कर लेंगे। उससे पहले कोई चेंजिंग नहीं होगी, आपको वैसे ही करिए। एक्स की वैल्यू नहीं चेंज हो रही यहाँ पे, सिर्फ ऐड हो रहा है, यानी कि ऐड हो रहा है। एक्स की वैल्यू तो वही है, 0 ही है अभी भी, आगे 1 होगी जो भी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ऐड हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक आपका क्लियर है एल्गोरिथम वगैरह, तो हम लोग क्या करते हैं आगे, अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, जिसमें आप लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सर्कल को ड्रा करने वाले हो। तो आइए यहाँ पे देखिए, आपको पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है कि यूजिंग ब्रेसनहाम एल्गोरिथम ड्रा अ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 8 यूनिट। सबसे पहले मैंने सेंटर को 0 0 लिया यहाँ पे, कि आपके लिए आसानी है। सबसे पहले इसको करते हैं। तो अक्सर आपके एग्जाम में भी सेंटर क्या आता है, ओरिजिन दिया होता है और रेडियस को उनकी वैल्यू आपको दी जाती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल दिया गया 0 0, रेडियस आर की वैल्यू क्या है, 8 है। तो आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट को कैलकुलेट करना है, इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो आप सर्कल, तो उसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, आर होती है। क्लियर है। तो क्या मिल गया आपको, 0 और 8, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 8। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है, क्या होता है 3 - 2 आर। क्लियर है, 3 - 2 आर, 3 - 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 8 है। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 16 -13 हो गया। इनिशियल डिसीजन डी की वैल्यू निकाल आई कितना, -13। चौथा स्टेप क्या था, प्लॉट कर दो किसको, एक्स वाई को। एक्स वाई का मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 0, वाई की वैल्यू क्या है, 8 है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, प्लॉट हो गया। कौन सा आपका, 0, 8। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला पॉइंट आपका प्लॉट हो चुका है। अब यहीं से आपका मेन वर्क स्टार्ट होता है। बोला गया था एक्स को चेक कर लो, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। वाई को चेक कर लो, वाई की वैल्यू क्या है, 8 है। 0 लेस आर इक्वल 8, कंडीशन चेक करो, एक्स लेस आर इक्वल वाई का मतलब 0 लेस आर इक्वल 8। ट्रू है ना, कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अब आप चेक करो किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। वही स्टेप 6 को रिपीट करना है। बोला गया जब तक क्या हो, ये कंडीशन ये ट्रू होती रहे तब तक क्या करना है, आपको रिपीट करना है स्टेप 6 को। और स्टेप 6 क्या है, यहाँ पे डी की वैल्यू को चेक करना है। डी की वैल्यू क्या है, 13 है। डी की वैल्यू क्या है, 13। चेक करो 0 से लेस है, 0 से लेस है, हाँ 0 से लेस है। माइनस की वैल्यू में से 0 से क्या होती है, लेस होती है। ट्रू है, ट्रू है तो क्या करना है, एक्स को बढ़ाना है, वाई में नो चेंज। याद है ना, एक्स को बढ़ाना, वाई में नो चेंज। तो आप यहाँ देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है, वीडियो को पॉज करो, एल्गोरिथम को लिख रहे हो बगल में, और फिर से क्या करो, आप रिवाइज करके समझो, 1-2 बार समझो, 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने हर पॉइंट को यहाँ पे क्या करूँ, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये ऑफलाइन क्लास नहीं, मैं बार बार क्या करूँ, एक ही स्टेप को यहाँ पे रिपीट करूँ। फिर भी मैं ज्यादातर स्टेप क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ यहाँ पे। तो d इक्वल टू -13 लेस देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो x को बढ़ाना है, तो x इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। 0 + 1 दैट इज 1 हो गया। y में नो चेंज, तो y इक्वल टू y दैट इज 8, y 8 ही रहेगा। और d याद होगा आपको, d को कभी चेंज, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। एक में था d इक्वल टू d + 4x + 6, एक था d इक्वल टू d + 4x - 4y + 10 था। तो ये वाला ट्रू वाला इफ वाला पार्ट है। तो इसमें क्या था, d इक्वल टू d + 4x + 6, तो d इक्वल टू क्या -13 है। देखो यहाँ -13 है। इसके बाद यहाँ 4x एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, जस्ट चेंज होकर आ रही है, क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है यहाँ पे, +6। सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा -3। क्लियर है। तो अब क्या करोगे, प्लॉट करोगे 1 8 को, मतलब एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो चुकी है ना, किसको प्लॉट करोगे, 1 और 8 को। इसके जस्ट बाद अब आप देखो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1, और वाई क्या हो चुका है, 8। वाई क्या हो चुका है, लेकिन फिर भी चेक करो कंडीशन, तो 1 लेस आर इक्वल 8 वही दिखाया गया यहाँ पे, x 1 है, y 8 है, तो 1 लेस आर इक्वल। कंडीशन क्या अभी भी ट्रू, मतलब आप स्टेप से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, डी को चेक करके आगे वर्क कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या, -3, डी इक्वल टू क्या, -3 है। लेस देन 0, कंडीशन तो भी क्या है, ट्रू है। डी मतलब लेस 0 से भी क्या है, छोटा है। अगर डी 0 से छोटा है तो इफ वाली कंडीशन चलेगी। इफ में क्या था, एक्स को बढ़ाओ, इफ में क्या था, वही फिर से लिख दिया डी इक्वल -3 लेस देन 0 ट्रू है। तो एक्स को बढ़ाओ, एक्स इक्वल टू 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वाई में नो चेंज, तो वाई इक्वल टू 8 ही रहेगा। और डी इक्वल टू d + 4x + 6, डी की वैल्यू -3 है। 4 इंटू एक्स इक्वल 2 हो चुकी है यहाँ पे, देखो आप, और 6 यहाँ पे तो रहेगा ही। इसको सॉल्व कर तो क्या आएगा, 11 आ गया, +11 यहाँ पे। क्लियर है। और ड्रा कर दो 2 8 को, किसको ड्रा करो, 2 8 को। एक्स वैल्यू 2 थी, वाई वैल्यू क्या थी, 8 थी। क्लियर। इसके बाद अब पता है एक्स वैल्यू 2 हो चुकी है, वाई वैल्यू 8 हो चुकी है। कंडीशन अब भी सही है, 2 लेस आर इक्वल 8 सही है। सही है तो फिर से अब देखिए, अब आपको आई थिंक क्या होगा, यहाँ तक समझना था सही से। अगर आपने 1-2 स्टेप सही से कर लिया तो आगे सिर्फ क्या करना है आपको, उसी को बार बार रिपीट करना है, कुछ नया नहीं करना है। लेकिन हाँ, इसे बार बार करने से क्या होगा, आपकी थोड़ा फॉर्मूला या पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे लर्न हो जाएंगे। इसलिए आप पूरा कंप्लीट किया करिए क्वेश्चन। डी इक्वल टू 11, क्लियर। अगर कंडीशन सही है तो क्या डी को चेक करो, डी इक्वल टू क्या, 11 है। लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि ये 11 0 से क्या है, बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होती है तो आपको पता है पहली बार ये कंडीशन आ रही है यहाँ पे, वो एक्स बढ़ता है, वाई घटता है, तो एक्स क्या हो जाएगा, x + 1 दैट इज 2 + 1 3 हो जाएगा। y इक्वल टू y - 1 दैट इज z - 1 क्या हो जाएगी, 7। तो x की वैल्यू 3 अब से, y क्या हो चुका है, 7। हाँ याद रखिएगा यहाँ पे d इक्वल टू क्या है, 4x + 4 d + 4x - 4y + 10। तो d इक्वल टू 11 है, 4 इंटू एक्स 3 हो जाएगा। देखिए एक्स वैल्यू 3 हो चुकी है, 4 इंटू 3
और -4 × 7 +10। क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो सब कुछ सॉल्व करोगे तो आएगा 11 प्लस ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 4 7 या 28, ये 10। सॉल्व करो इसको 33 माइनस मतलब +5 आ गया। डी को क्या आ चुकी है +5 आ चुकी है। प्लॉट किसको कर दोगे 3 7 को ना, किसको करोगे आप 3 और 7 को, एक्स वैल्यू क्या है 3 है और वाई को क्या है 7 है, तो वही प्लॉट कर दिया इसको 3 और 7 को। इसके बाद एक्स वैल्यू 3 है, वाई को 7, अब भी कंडीशन क्या है ट्रू है, 3 = 7 ट्रू है। ट्रू है तो क्या करोगे डी को चेक करो, डी की वैल्यू 5 है, लेस देन 0, फिर से फॉल्स है, एक्स को बढ़ाओ वाई को घटाओ, एक्स को बढ़ाया हमने 3 + 1 4 हो गया, वाई घटाया तो वाई -1 37 -1 क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर है। अब डी को फिर से वही डी = d + 4x - 4y + 10 सॉल्व करो, डी एक्स वैल्यू 4 है 4 × 4, वाई को 6 है 4 × 6 सॉल्व किया हमने 5 + 4 4 या 16 -4 6 या 24 +10 सॉल्व करके आ गया 7 + 7। क्लियर। प्लॉट कर दो 4 6 को, किसको प्लॉट करो 4 6 को। देखिएगा यहीं ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये बढ़ेगा प्लॉट नहीं करना, जैसे ही ये बढ़ेगा प्लॉट नहीं करना, चेक तो करना लेकिन प्लॉट नहीं करना। आगे हेयर x = 4 y = 6। क्लियर है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 > r = 6 सही है। 5 ट्रू कंडीशन। तो फिर से आगे आओगे, डी को चेक करोगे, डी को जब चेक करोगे आप यहाँ पे तो डी को लो क्या है 7 है, पीछे निकाल के आ रहा हूँ, डी को लो क्या है 7 है, 7 < 0 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, 7 < 0 कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई। फिर एक्स को बढ़ाओ y घटाओ, एक्स को बढ़ाओगे तो x = 4 + 1 दैट इज 5, y = क्या 6 था तो y - 1 6 - 1 दैट इज 5। क्लियर है यहाँ तक। डी को निकालो, डी = d + 4x - 4y + 10। तो डी को फाइंड आउट कर लिया हमने 17 तो आ गया। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ प्लॉट किसको करोगे आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू वाई की प्लॉट करोगे क्या आएगा 5 5 आएगा। अब ध्यान दो ये इक्वल हो चुका नहीं हो चुका इक्वल। अब अगली बार जब भी होगा कोई कंडीशन डी को कुछ भी है, मुझे डी को यहाँ से मतलब नहीं है, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, मतलब 0 से छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बराबर हो, लेकिन एक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्स दोनों केस में बढ़ता है, एक में वाई कांस्टेंट रहता है, एक में वाई घटता है। लेकिन जब एक्स बढ़ेगा और वाई तो बढ़ सकता नहीं, या तो कांस्टेंट या तो कांस्टेंट रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। तो जब भी एक्स बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। लेकिन हम कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। इसका मतलब अब यहाँ से अगर एक्स आप आगे बढ़ाते हो तो किसी सिचुएशन में क्या होगा एक्स बढ़ेगा तो हमेशा इस केस में एक्स क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा वाई से, तो कहीं ना कहीं कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। तो मैं आगे चेक ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम होता तो हम लूप के थ्रू सारे कंडीशन को क्या करते करके चलाते, लेकिन यहाँ एल्गोरिथम से मैं इसलिए यही स्किप कर रहा हूँ। हेयर x = 5 एंड y = 5 एज वी नो एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एक्स हमेशा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। हेंस कंडीशन एक्स > फॉल्स फॉर नेक्स्ट। आगे जो भी जाओगे तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या स्टॉप करने की जरूरत है, आगे बढ़ने से कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। तो अब सारे पॉइंट्स देख लो कौन कौन पॉइंट हमने क्या किया, रेक्टेंगल में ड्रा किए हैं। मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नाउ पॉइंट्स आर 0 8 1 8 2 8 3 7 4 6 5 5। क्लियर। एक यहाँ आपके पॉइंट्स हैं और उसी जैसे आपने ड्रा इससे पहले ड्रा किया था उसी तरह क्या पहले 0 8 है 1 8 है 2 8 है 3 7 है 4 6 है और 5 5 है। ये पहला आर्कटेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, पहला आर्कटेंट दिख रहा है। ये पूरा मैंने नहीं बनाया, पूरी सर्कुलर ग्राफ नहीं बना, लेकिन मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया, इस क्वाड्रेंट के 2 पार्ट हैं। ये पहला आर्कटेंट मान लो, ये पहला आर्कटेंट, ये दूसरा आर्कटेंट है, कोई पहला या दूसरा किसी को मान लो। तो आपने एक आर्कटेंट को 90 डिग्री 45 डिग्री है, तो 90 से 45 तक बताइए आपने सर्कल ड्रा कर लिया नहीं कर लिया, कर लिया। अब इसके आगे का काम रिफ्लेक्शन थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके एग्जाम में यहीं तक दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। वही मैंने यहाँ बोला है फर्स्ट आर्कटेंट 90 डिग्री टू 45 डिग्री ड्रॉन हो चुका है। अब एग्जाम में आप ये मत सोचिएगा कि आपको इससे आगे कुछ करना है, यहीं पे क्या करना है आपको स्टॉप करना है।